बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी का बहुत सुंदर परिचय कराया। मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जीवन चरित्र पर कुछ प्रसंगों के प्रकटीकरण हेतु आदरणीय प्रोफेसर एस.पी. मलिक सर को मंच पर आना। परम आदरणीय श्री के.एल. साहब, विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर आनंद भालेराव जी और कार्यक्रम के संयोजक कामले जी, बड़ा ही हर्ष का विषय है कि आज हम बाबा साहब के 133वें जयंती पर्व मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हैं और माननीय कुलपति महोदय हमेशा ऐसे कार्यक्रमों और जातीय व्यवस्था और सामाजिक समरसता की बात करते रहते हैं। तो ये आयोजन जिस प्रकार से उनकी इच्छा शक्ति के साथ साथ रविवार को भी कार्यक्रम बहुत ही अच्छे सुंदर तरीके से उनकी प्रेरणा से ये हो रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को उनके जीवन परिचय पर कुछ बात कहने के लिए याद किया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अम्बेडकर साहब और उससे पहले कबीर साहब जो 500 साल पहले हुए और 2000 साल पहले बौद्ध हुए, उन्होंने जिस तरह की भावनाओं को उद्वेलित करने का प्रयास जन समाज में किया, उन्होंने जागृत मानसिकताओं को और अधिक जागृत करने का प्रयास किया। जो जागृत नहीं है उनको कुछ भी नहीं किया जा सकता। वो निश्चित रूप से कबीर की उस बात पर हमेशा चले, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहम दो म्यान। जाति व्यवस्था का विद्रोह जब वो शुरू करते हैं और उसी का परिणाम है कि उनसे जुड़ करके जो उनका जीवन चला, आज 14 अप्रैल 1891 से लेकर के 6 दिसंबर 1956 तक, तो उनसे जहां जहां भी जुड़ाव जिनका हुआ, वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने लगे। उन्हीं में से कुछ छोटे छोटे प्रसंगों से मैं आप तक अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास करूंगा। हमेशा अम्बेडकर साहब को यदि हम समझना चाहेंगे तो चार शब्द हैं: दलित, डिग्निटी, धर्म और डेमोक्रेसी। इनके माध्यम से उन्हें समझा जा सकता है। मित्रों, जब जब डिग्निटी हमें महसूस होती है कि हम कुछ हैं, तब तक इतिहास बदलता है, कहानियां बदलती है। जब जब तिरस्कार का भाव कहीं पर आया, चाहे वह चाणक्य को लेकर के आया हो, चाहे गांधी जी को अफ्रीका में गाड़ी से बाहर निकाल देने पर आया हो, चाहे इन अम्बेडकर साहब को कमरे से बाहर निकाल दिया गया हो धर्मशाला से, तब तिरस्कार का भाव आया हो, तब महामानव पैदा होता है और इतिहास की दिशाएं बदलने का कार्य करती है, काउंटर कल्चर का कार्य करती है। इसी तरह के कार्य को किया, जो कि सब मानते हैं। कहां तो मैसा चिराग हर घर के लिए, कहां चिराग नहीं मैसर शहर के लिए, तब पीड़ा अंदर से जागती है और मेरे सीने में न सही तो तेरे सीने में ही सही आग जलनी चाहिए। ये भाव जब आता है तब इस पीड़ा को अम्बेडकर साहब ने अपने आप में जिया और आज जिस अवस्था में है, हम वो निश्चित रूप से पूरा का पूरा बदल गया, क्योंकि अम्बेडकर साहब 115 साल या उससे पहले तक हमारे बीच में इस परिवर्तन को लेकर के आज आया, जिसकी वजह से सब कुछ बदलाव हुआ। अम्बेडकर साहब अर्थशास्त्री, राजनीतिक, ये तो थे, इसके साथ साथ वे एक पर्यावरण प्रेमी भी थे। वो गार्डनिंग का उनको बहुत अच्छा शौक था। दिल्ली में जहां उनका घर था, वहां पर उन्होंने एक बहुत अच्छा पार्क लगाया हुआ था। दिल्ली का ब्रिटिश
का जो अखबार है डेली मेल, उसमें उसका उल्लेख मिलता है। ऐसे ही जहां एलुमिनाई की बात करते हैं कि ये शिक्षा का घर है, और वो कहते हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और वो अपने जीवन में किताबों से इतना प्रेम करते हैं कि पूरी रात रात किताबें पढ़ते हैं और सुबह 2 घंटे के लिए सोते हैं और अपने जीवन को पुनः वापस शुरू कर देते हैं। जॉन गुंडर 1938 में उनके यहाँ पर आते हैं, और जब वह उनकी लाइब्रेरी को देखते हैं राजगृह में, तो उसमें 8000 किताबें थी। उन्हें आश्चर्य होता है, वो उसमें अपनी पुस्तक में उस चीज को उल्लेख करते हैं। और जब 1956 में बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ, तब तक उनके पुस्तकालय में 35,000 किताबें थी। ये उनका शिक्षा के प्रति प्रेम है, और शिक्षा के प्रति प्रेम का ही प्रदर्शन या उनका गौरव गाथा कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन विश्वविद्यालय में, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, उन पुस्तकालयों के बाहर बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है, जिसमें उनके बारे में पूरा उल्लेख किया हुआ है। ये गर्व करते हैं कि हमारा सबसे अच्छा विद्यार्थी अम्बेडकर था, ये वहां पर मेंशन होता। आज यहाँ से जो भी अध्ययन करके जाते हैं, कल को हम ये गर्व के साथ लिखें कि ये विद्यार्थी राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय का गौरव है। तो ऐसी कई चीजें यहाँ पर और देश के बाहर भी उनको प्रदर्शन करने का रहा। लेकिन मित्रों, समाज में वही अग्रगामी होता है, अग्रगण्य होता है, जो सेवा करना जानता है, समाज का नौकर होना जानता है। देखिए, पीड़ा, अंबेडकर साहब ने शुरू से पीड़ा भोगी, लेकिन इतना उच्च अध्ययन कर लिया कि अगर वो चाहते तो किसी भी बाहर के विश्वविद्यालय में अपना प्रोफेसर का नौकरी करके या और बहुत अच्छी कोई नौकरी करके जीवन अपना आराम से जीवन यापन कर सकते थे। लेकिन वो भारत आए वापस, और भारत आने के बाद उन सब चीजों को उन्होंने फेस किया। क्यों फेस किया? क्योंकि जिस समाज को जगाना चाहते थे, इस जीवन के प्रति जो कर्तव्य को पूरा करना चाहते थे, वह शेष था। प्रत्येक व्यक्ति जीवन गाथा के साथ साथ अपने कार्यों को करता रहता है। अम्बेडकर साहब ने अपना जीवन, अपना कार्य पूर्ण किया। अब काम करने का हमारी बारी है। जो भी आएगा उन सब की बारी। उनमें भारतीयता कूट कूट करके भरी हुई थी। उनके कोटेशन में वो कहते हैं, हम आदि से अंत तक भारतीय हैं। और इसी का उनमें प्रकटीकरण, वो जब भी वाइसराय से मिलने जाते तो भारतीय वेशभूषा में मिलने जाया करते। और वैसे सामान्य अवस्था में वो जानते हैं, सब नीले कपड़े पहनते थे और कोट पैंट पहनते, लेकिन आजकल आदि वस्त्र वाइसराय से मिलने जाते थे तो भारतीय परंपरा के साथ मिलने जाते। शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, ये जो उनका नारा था, इसी का परिणाम है कि हजारों लाखों लोग जुड़ जाते हैं। आज राष्ट्रवाद की संकल्पना है 2024 में, लेकिन हम सोचें 1924 में जब राष्ट्रवाद की संकल्पना इतनी मजबूत नहीं थी, तभी कभी आदमी कैसे इकट्ठे होते थे, क्योंकि वह व्यक्तित्व का प्रभाव था। एक और उनका पक्ष है, वो बहुत अच्छा खाना बनाते थे। एक बार दक्षिण में अनुसूचित जाति फेडरेशन की प्रमुख मीनावर शिवराज आती हैं उनके यहाँ पर, और उन्हें वो अपने हाथों से खाना बनाकर के खिलाते हैं। ये वो कोट करती है कि आज हमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लेबर मेंबर ने हमें खाना परोसा, उन्होंने खाना बना करके खिलाया। जीवों से उनका प्रेम, वो पेट डॉग रखते थे, और जब उनका एक पालतू और प्रिय कुत्ता मर गया तो उनके लिए फूट फूट करके हुए। तो जब यह हम मान सकते हैं कि जीवों से इतना प्रेम है, कि इंसान होते हैं स्वाभाविक रूप से है, उनकी मूल अवस्था के साथ साथ उनका प्रेम था। और यही कारण था कि धम्म में नवयान की संकल्पना, हीनयान, महायान, वज्रयान, जो 3 संकल्पना पहले थी, वहां चौथी संकल्पना अम्बेडकर साहब के द्वारा नवयान की आती है।
और उसमें ये संकल्पना है कि जो आदमी मोक्ष के लिए योग्य हो गया है, बुद्ध को मोक्ष प्राप्त हो गया था और बुद्ध ये कहते थे कि जीवन मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, उन्हें प्राप्त हो गया था, लेकिन वो उस मोक्ष के अनंत आनंद में नहीं डूबना चाहते थे। उनका यह था कि वो बाकी सब लोगों को भी मोक्ष की प्राप्ति के लिए अनवरत प्रयास करे। वही धारणा बोधिसत्व की धारणा है कि मैं तो मुक्त हो सकता हूँ, लेकिन मेरे साथ सभी को मुक्त करने का प्रयास करूं, शिक्षा के माध्यम से, संगठित रहने के माध्यम से। अम्बेडकर साहब ने महिलाओं के प्रति बहुत चिंता प्रकट की और उस समय भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात वो करते हैं और उसी के लागू नहीं होने पर वह पहले कानून मंत्री के रूप में इस्तीफा दे देते हैं, क्योंकि महिलाओं को वो सारे अधिकार मिलने चाहिए थे जो पुरुषों को मिले थे। और बाद में फिर हिंदू मैरिज एक्ट में 1951 के चुनाव के बाद में 4 अमेंडमेंट आते हैं, वो बदलाव किया जाता है। इस प्रकार अम्बेडकर साहब का ऐसा विशद व्यक्तित्व है जिनके बारे में हम जितनी चर्चा करें उतनी ही कम है। उनका अध्ययन के अलावा कार्य के प्रति डेडिकेशन वह भी अनन्य है। 6 दिसंबर को उनका महापरिनिर्वाण होता है और 4 दिसंबर को वह राज्यसभा की कार्यवाही में जाने के लिए कहते हैं और उनके डॉक्टर मावलंकर के सलाह पर वो राज्यसभा की कार्यवाही में जाते हैं 2 दिन पहले। यह उनके कार्य के प्रति डेडिकेशन। जब जाके पैर ने फटे दिवाई वो क्या जाने पीर पर आई, जो खुद महसूस करते रहे जीवन भर, उसी को लागू करने के लिए इस डेमोक्रेसी के विशाल वृक्ष की संकल्पना वह वहां करते हैं। और इसीलिए उनकी जो संविधान सभा में टी कृष्णाचार्य जी थे, बहुत सुंदर वाक्य एक जगह कहते हैं कि जो 7 लोग हमें बनाए गए थे उसमें से एक इस्तीफा दे दिया था, 2 दिल्ली से बाहर रहते थे, एक ने ज्वाइन भी नहीं किया और पूरा ड्राफ्ट लिखने का दारोमदार पूरा अम्बेडकर साहब पर ही था। लेकिन सबसे अधिक अध्ययन का ये परिणाम रहा, ये परिदोष रहा कि वह संविधान में हर व्यक्ति के दुख को न्यायिक समानता के रूप में लाने का प्रयास करते हैं और साथ ही साथ हमारे कर्तव्य और हमारे अधिकारों की भी बात करते हैं। ये क्योंकि अधिकार बिना कर्तव्य दिए लिए बेकार है। कहीं भी किसी को उच्छृंखल करने की उनकी नियति नहीं रहती है कि वह इस अवस्था में आए कि हम राष्ट्र के नाम पर, राष्ट्र की सेवा के नाम पर आगे बढ़े और सबको समान न्याय और अधिकारिता की बात करें। यह उनकी मूल भावना उनके साथ साथ जुड़ी हुई। बहुत सारा उनके बारे में चर्चा की जा सकती है, लेकिन मैं अल्पज्ञ 2-3 महान ऐसे विचारकों के साथ साथ हमें अभी लाभान्वित होना है, इसलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी से इजाजत चाहता हूँ। मुझे याद किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं माननीय कुलपति महोदय का धन्यवाद और देना चाहता हूँ। इन्हीं की सब प्रेरणा से डॉक्टर अम्बेडकर उत्कृष्टता केंद्र यहाँ पर संचालित है। ये केंद्र सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत हम यहाँ पर एससी के और ओबीसी के बच्चों को यूपीएससी और अन्य परीक्षाओं की तैयारी निःशुल्क करवाते हैं केंद्र सरकार की सहायता से। और लगातार उस योजना का क्रियान्वयन किस तरह से होता है व्यक्तिगत रूप से माननीय कुलपति जी पूछ करके उसमें अपना मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इसलिए देश की तरफ से भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने बाबा साहब भीमराव